दोस्तों आज बेसिक इनकम ये खबर चित्र है। दोस्तों रोजाना की डाक में सोनाल देश से अपने नाम आया पत्र देख शेरबाज के जहन में अपने मित्र यूरी मार्स का चेहरा एकाएक उभर आया। लंदन में दोनों एक साथ कॉलेज की में शिक्षा ग्रहण पढ़ाई खत्म करने के बाद दोनों अपने अपने देश लौटे। अंतिम बार लंदन के एयरपोर्ट पर मिलने ओह यूरी मार्शल संदेश सोनाल देश और शेरबाज की यादों की जुदाई का एक लम्हा ताज़ा होता चला गया। तुम्हारी आंखों में आंसू मार्स, एक गुलाम देश के वासी की आंखों में आंसू के सिवा वो भी कह सकता है। तुम बड़े खुश नसीब है शेरबाज, अब तुम अपने आज़ाद देश मुल्क में भविष्य का सुनहरा सपना लेकर लौट रहे हो। तुम्हारा देश आज़ाद होगा मार्स, बहुत जल्दी आज़ाद होगा। भगवान करे वह जल्दी आए। किस्मत से अगर किस्मत ने अगर मिलवा दिया तो हम आज़ाद सोनाल में मिलेंगे शेरबाज। गुड बाय, गुड बाय मार्स। और तभी जैसा शेरबाज की होश आया और लिफाफे में तय करा मार्स का पत्र निकाला और पढ़ने लगा। शेरबाज, शायद तुम्हें भूल गए हो कि पर मुझे अपना वादा नहीं भूला। ब्रिगेड यूरी मार्स अपने मित्र शेरबाज आज़ाद सोनाल देश में एक दूसरे संविधान दिवस पर अवसर पर निमंत्रण करता है। उम्मीद है कि तुम जरूर आओगे। तुम्हारा जवाब की प्रतीक्षा करेगा तुम्हारा दोस्त यूडी मार्स। मैं आऊँगा मित्र, जरूर आऊँगा। और शेरबाज ने तुरंत ही मार्स को जवाब लिखा। दिनाकर ने खत फौरन ही पोस्ट कर दो। ओके शेरबाज। और वादे के अनुसार संविधान दिवस से 15 दिन पूर्व ही शेरबाज विमान द्वारा लंदन के लिए प्रस्थान एयरपोर्ट पर पहुंच गया। मार्च के साथ कुछ दिन गुजारने में बड़ा आनंद आएगा। और कुछ देर बाद ही विमान आकाश की सीना चीरता हुआ अपनी मंजिल की ओर उड़ चला। शेरबाज अपनी सीट पर बैठा मार्च के बारे में सोच रहा था। तभी हाय शेरबाज, तो अरे तुम, हाँ हैरान हो गए। हाँ क्योंकि इस समय रामगढ़ में होना चाहिए था। तुम आज कल नियुक्त हो। वही कुछ दिन पहले तुम्हारे पते पर मैंने एक पत्र लिखा था जिसमें कुछ दिनों बाद सोनाल देश जाने का जिक्र किया था। और मैंने उत्तर में तुम्हें लिखा था कि मैं इस सफ़र में तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन तुमने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए मैंने अपना ऐसा प्रोग्राम बनाया कि तुम्हें मेरे साथ होने का पता न चले। विमान उड़ान भर चुका हो। ओह लेकिन तुम वहाँ करोगी क्या? अपनी छुट्टियों की सदुपयोग फोटोग्राफी जैसे मेरा तुम्हें मेरा प्रोग्राम बहुत बढ़िया। और विमान नंद न, नंदन ये पहुंचा और एयरपोर्ट पर अंग्रेज युवक शेरबाज का स्वागत करने अपनी परिचय दिया। मुझे विलियम कहते हैं मिस्टर शेरबाज, लंदन में आपका स्वागत करता हूँ। लेकिन मैंने अपने को पहचाना नहीं और ध्यान भी नहीं आता कि पहले कभी आपसे मिला हो चुका हूँ। आपका कहना ठीक है, मुझसे पहले कभी नहीं मिले। यूरी मार्क्स आपको लेने भेजा है और उस हेलीकॉप्टर का पायलट हूँ जिससे सोनाल देश पहुँचना है। ओह मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी है मिस्टर विलियम। इनसे विलियम, डॉक्टर रोमा, आपसे मिलकर खुशी हुई डॉक्टर। मिस विलियम, मैं भी आपके साथ सोनाल देश जा रही हूँ। ओह लेकिन हेलीकॉप्टर में तो केवल 2 आदमियों के बैठ सकते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मिस्टर विल विलियम्स की बजाय तुम पायलट बन जाओ और प्रो प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। आखिर तुम भी एक खुशहाल पायलट हो। क्या ऐसा हो सकता है मिस्टर विलियम? और फिर विलियम्स ने एयर रूम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद शेरबाज डॉक्टर रीमा के साथ हेलीकॉप्टर में बैठा। भगवान का शुक्र है विलियम्स ने तुम्हारे जाने पर ऐतराज़ नहीं किया। आखिर वह भी तो हमारी ही तरह एक शरीफ आदमी है ही। और फिर दी गुड बाय मिस्टर विलियम्स, विश यू हैप्पी जर्नी। उधर सोनाल देश में एक सदी आबादी वाले देश और बेकारों की खूबसूरत और वन स्थल हैप्पी कार्नल्स वातावरण में उल्लासित भरा था। अचानक वहाँ एक खुशहाल वातावरण में भयानक चीख पुकार आवाज़ें गूंज उठी। बचाओ बचाओ भागो! इसका कारण एक विशाल
एवं भयानक दैत्य था। आह! गुर्र। और देखते ही देखते दैत्य ने सलीके किंग कांग ने हैप्पी न्यू कॉर्नर्स को पूरी तरह तबाही मचा दी। वन रक्षकों ने घेरने के रोकने का प्रयास किया, दाएं दाएं, लेकिन बेकार। उफ, यही पर कोई असर नहीं होता। यदि यह सर्वाधिक शहर में पहुंच गया तो ओह नहीं, मुझे तुरंत ही इस घटना की सूचना अफसर को देनी हो चाहिए। और उस वन अधिकारी ने तुरंत ही रोमांचकारी घटना को न्यूयॉर्क की सूचना ब्रिगेड यूरो मार्शल को फोन पे दी। सर, उस जानवर पर गोलियों भी असर नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आता कि कैसे काबू किया जाए। यू डोंट वरी जेम्स, मिलिट्री सहायता भेज रहा हूँ। थैंक यू सर। और उसके बाद किंग कांग की तबाही मचाता हुआ शहर की सीमा में दाखिल होता। अस्त व्यस्त तो लैस मिलिट्री सैनिकों ने, जाबाजों ने, जवानों ने अपने घेरे में लेकर गोलाबारी आरंभ कर दी। लेकिन गोलाबारी का किंग कांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखते ही देखते घबराहट फैल गई। ये भगवान, अभी भी जिंदा है, ये इसी तरह बढ़ा आ रहा है, क्या किया जाए। उधर मिलिट्री हेडक्वार्टर में विशाल कक्ष में नॉर्थ कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फोकस, ब्रिगेड मार्शल और अन्य अफसरों के साथ टीवी पर अपने जवानों की किंग कांग के साथ बेमौत मरते देख, टैंकों को तबाह होते देख ऐसा अंदाज में, ओह गॉड, हमें अपने जवानों को फौरन पीछे हटने का हुक्म देना चाहिए, नहीं ऐसा करना गलत होगा। यूरी मार्शल के शब्द सुनकर लेफ्टिनेंट जनरल थॉमस चिल्स आ गया। यू डू यू व्हाट डू यू मीन सर? अगर जवान को वापस बुला लिए गए तो शहर में मासूम जनता का क्या होगा? जनता तो दैत्य के रहम कर्मों पर नहीं छोड़ सकते, इसलिए जैसे भी हो हमें दैत्य को शहर में रोकना होगा, असंभव। और तभी एक अधिकारी ने जेम्स फोनर का ध्यान अपने टीवी पर आकर्षित कर दिया। लुक सर देयर। टीवी स्क्रीन पर एक किंग कांग की एक रहस्यमय नकाबपोश उभरा। जनरल किंग कांग को अपने मास्टर के हुक्म का गुलाम है। यदि मिलिट्री की ताकत तुम्हारे दूत को नहीं हमारे दूत को नहीं रोक सकती। जनता को इस शहर की भलाई की इसी में है कि तुम शहर को रातों रात खाली करा दो, वरना मेरा हुक्म मिलते ही किंग कांग पूरे शहर को तबाह कर देगा। तुम्हें 12 घंटे की मोहलत देता हूँ। ओह नो। तभी स्क्रीन पर नकाबपोश का चेहरा गायब हो गया। और फिर इससे पहले जनरल थॉमस मैकेनिक अधिकारियों को बुलाता। ओह, कौन बोर करना चाहता है? हेलो जनरल फोकस स्पीकिंग। हेलो कॉम्बोर हेलो कॉम्बोल रिपोर्टिंग सर। दैत्य अचानक गायब हो गया है, हमारी को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कैसे गायब हो गया, हमारे लिए क्या हुक्म है सर? वेट फॉर फर्दर ऑर्डर्स। और मार्स, तुम फौरन ही शहर को खाली कराने का प्रबंध करो। मैं लाखों निर्दोषों को जान खतरे में नहीं डालना चाहता। केवल 12 घंटे का समय दिया गया है। लेकिन सर, दिस इज ऑर्डर। यस सर। और यूरी मार्शल के हुक्म देने के बाद ही फोकस राष्ट्रपति जनरल निवेश से मुलाकात की और उन्होंने वार्षिक राजनीतियों की उपलब्धि के समक्ष परिस्थितियों से अवगत कराते हुए कहा, सर, अपराधी ने धमकी दी को नज़रअंदाज करना उचित समझा। अगर शहर खाली कराने का हुक्म देकर मैंने कोई गलती की है तो इसके लिए हर सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। नहीं जनरल फोकस, हमें खुशी है तो आपने सही कदम उठाया है, लेकिन सर साथ ही हम जल्द से जल्द यह भी पता लगाना होगा कि यह शैतानी हरकत किसके पीछे किसी विकसित का हाथ है। यह काम जन फोकस को सौंपते हुए हमें विश्वास है कि अपनी जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक अंजाम देंगे। मैं आपके विश्वास को कायम रखने में हर संभव कोशिश करूंगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है जनरल फोकस। थैंक यू। और उधर ऑर्डर मिलते ही मिलिट्री के जवान शहर के वासियों को शहर के बाहर लगे कैंपों में पहुंचाना आरंभ कर दिया और पूरे शहर को बिजली काट दी गई। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। रात्रि के तीसरे पहर अंधकार में डूबे शहर के ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था। कमाल है, इस समय हम बेकारों के एयरपोर्ट के ऊपर उड़ रहे हैं। नीचे अंधेरा है, अंधेरे में नज़र आ रहा है, हमारे सिग्नल का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं हम कोई गलत जगह पर आ गए हैं। असंभव,
ज़रूर कोई ख़ास बात है। हेलीकॉप्टर नीचे उतारता हूँ और थोड़ी देर बाद शेरबाज ने हेलीकॉप्टर बेकारों के एयरपोर्ट पर पट्टी पर उतार दिया और हेलीकॉप्टर से उतरकर शेरबाज और रोमा एयरपोर्ट की इमारत में पहुंचे। यहाँ तो कोई नहीं है, ज़रूर कोई गड़बड़ है। तभी एयर मार्श के फ़ोन नंबर ध्यान आया। रोमा, तुम यहीं ठहरो, मैं फ़ोन मार्श को संबंध स्थापित करके कोशिश करता हूँ, वही हम यहाँ की स्थिति के बारे में कुछ बता सकते हैं। अरे लाइन कटी हुई है। और जब शेरबाज लौट कर रोमा को बताया तो फोन लाइन कटी हुई है। रोमा का दिल धड़क उठा। ऐसी क्या बात हो सकती है? शेरबाज, पूरे शहर कब्रिस्तान जैसी मनहूस छाई हुई है। आओ बाहर चलकर देखते हैं, शायद कुछ पता चले। और 5 मिनट बाद एयरपोर्ट पर शहर में जाने वाले जो शहर से जोड़ने वाले सड़क के किनारे खड़े थे। यहाँ तो सन्नाटा है। हम मार्च के निवास पर पहुँचेंगे कैसे? पैदल चलकर? ओ नो, कम ऑन रोमा, शायद राह में कोई तस्वीर मिल जाए। और पैदल पैदल चलते चलते आबादी वाले क्षेत्र इलाके में पहुंचे। तेरे पीछे आते किसी वाहन के इंजन की आवाज़ सुनकर रोमा खुशी से चिहुक उठी। अरे वाहन, थैंक गॉड, कोई तो नजर आया। ठहरो, मैं उसे रोकती हूँ। और अगली पर रोमा ने दोनों हाथ हिलाती हुई सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई। स्टॉप स्टॉप प्लीज। और लेकिन वाहन की रफ्तार में कोई कमी न आती देख शेरबाज ने गजब की फुर्ती के दिखाते हुए रोमा को अपनी तरफ खींच लिया। कम वक्त मुझे रोन ही डाला था। कोई वह कोई पत्थर दिल ही होगा जो फिर राह चलते को लिफ्ट देना उसकी आदत में नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं, सुबह होने में ज़्यादा देर नहीं है। लेकिन हम कब तक पैदल चलते रहेंगे जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते? मजबूरी है, आओ। और फिर वीरान शहर में फैली सन्नाटे में अपने विवादों में विवादें भंग करते हुए शेरबाज और रोमा एक विशाल डिपार्टमेंट स्टोर पर पहुंची। अरे यह तो वही स्टेशन वैन है। शेरबाज, हूँ, शायद चालक इमारत में गया है, यही मौका है वैन को लिए भागने का। और लेकिन शेरबाज और रोमा वैगन से भीतर होते हुए बजाय जल्दी ही नीचे छुप जाने पर मजबूर होना पड़ा। हरियप जैक, ओह, वे लोग कोई तो लुटेरे मालूम पड़ते हैं। लगता है तो यही है। आबादी में पहुंचने के लिए हमें इसकी वैन का सहारा लेना पड़ेगा। और फिर वे आदमी सामान वैगन में रखते हुए ड्राइविंग सीट पर पहुंचे। कमन। और थोड़ी देर बाद वैगन हवा में बातें करते हुए सुनसान सड़क पर दौड़ी चली जा रही थी। और आधे घंटे के बाद जैसे ही स्टेशन वैग शहरी उत्तरी सीमा में गुजरते वहाँ तैनात जवानों ने वैगन को घेर लिया। ठहरो, तुम लोग शहर के भीतर कैसे आ रहे हो? वहाँ, ओह समझा, गेट डाउन। अगर किसी ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो भून दिए जाओगे। मजबूरन चालक ने उसके साथी नीचे उतरना पड़ा। बस चुपचाप यूं ही खड़े रहो वरना। तभी फौजी जवानों को देखकर शेरबाज और कैप्टन की ओर बढ़ा। अरे सुनिए कैप्टन, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। अरे यह कहाँ से टपका टपका? तभी रोमी भी उतर के सामने आती हुई बोली कि लेकिन कैप्टन, आप इसकी बात तो सुनिए। खामोश, कोई बकवास नहीं। तुम जैसे लुटेरों को कोई सुनवाई नहीं होगी। सार्जेंट, वैगन की तलाशी लो। यस सर। और कैप्टन ने शेरबाज और रोमा को अन्य आदमी को हाथ उठाकर एक कतार में खड़े हो जाओ। अब मौके का फायदा उठाकर तुम जैसे बदमाश शहरियों की संपत्ति लूट सकते हैं, इसलिए शहर की सीमा पर सख्त नाकाबंदी कर दी। ओह कैप्टन, आप हमें गलत समझ रहे हैं। खामोश, तुम सब सब लूट का माल लेकर भागते रंगे हाथे पकड़े गए। तुम वही सजा मिलेगी जो लुटेरों को मिलनी चाहिए। तभी सार्जेंट ने आकर कैप्टन को सूचित किया, माल काफ़ी है सर, अन्य व्यक्ति वैगन में नहीं मिला। ठीक है, इन्हें वैगन में बैठाकर यूनिट में कैंप में ले जाओ और गलत हरकत करने की कोशिश करे तो बेसिक गोली मार कर मैं हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। कुछ देर बाद सार्जेंट ने कैदियों को यूनिट कमांडर के सामने पेश किया। सर, इन बदमाशों की लूट का माल ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। वेरी गुड सर, यह गलत है जनाब। इन्हें हमारे बारे में गलत फहमी हुई है। सेटअप, अब बोलने न कहा जाए, खामोश रहो। सार्जेंट, इन लोगों को फाइल तैयार करने फौरन मेरे पास भेजो। जब तक जनरल कोई हुक्म नहीं मिले इन्हें निगरानी रखो। यस सर। और फिर चारों का नाम तथा अन्य विवरण नोट करने के बाद एक
खेमे में पहुंचा दिया गया। तुम लोग चुपचाप खड़े रहो, अगर तुम्हें किसी ने भागने की कोशिश की तो बेमौत मारा जाएगा। अजीब मुसीबत है, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब क्या करे शेरबाज, वही जो मंजूर खुदा होगा। क्या मजाक करते हो, इस समय करने का समय नहीं। शेरबाज कुछ करो, ठहरो, मुझे कुछ सोचने दो। हाँ हाँ, कुछ कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम लोग यहाँ कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि मार्शल लॉ है, इसमें कोई जज नहीं होता। हाँ हाँ हाँ। शेरबाज कुछ नहीं बोला। उसका मस्त तेजी से उसके कैद से निकलने का, भागने का उपाय सोच रहा था। बाहर सिर्फ दो संतरी हैं, अगर इन पर काबू किया जाए तो कैद से मुक्ति पाना कोई मुश्किल काम नहीं हुआ, और इन बदमाशों को अपने साथ देने के लिए आसानी से राजी कर सकता हूँ। क्यों दोस्तों, तुम यहाँ से आज़ाद होना पसंद करोगे? ज़रूर, सब यदि संभव हो तो। शेरबाज अपनी योजना समझाने लगा। अब तैयार हो जाओ मिस रोमा, चीखते ही तुम पर हमला कर दूंगा। अब तैयार हो जाओ मिस रोमा के चीखते ही मैं तुम पर हमला कर दूंगा, हम तैयार हैं। और अगले ही क्षण शेरबाज ने इशारा पाकर रोमा चीख पड़ी, और फिर रोमा के चीखते ही दोनों बदमाशों पर छलांग लगा दी। और चीख पुकार सुनकर ड्यूटी पर तैनात दोनों संतरी भीतर आ गए। खबरदार, झगड़ा बंद करो, जो है वहीं खड़ा रहे। और सैनिकों को लापरवाही का लाभ उठाती ही रोमा नफे तुल्य अंदाज में सैनिक की कनपटी पर वार किया। और इससे पहले दूसरा सैनिक खतरे की प्रति सतर्क होता, रास्ता साफ देख शेरबाज बिना पल गवाए ही रोमा का हाथ पकड़कर बाहर निकला। थैंक गॉड, जीप अभी भी मौजूद है, और खतरा भी सर पर है, जल्दी करो वरना। तभी पकड़ो पकड़ो, कैदी भाग रहे हैं। लेकिन इससे पहले सैनिक शेरबाज और रोमा को रोकने की कोशिश कर पाते, शेरबाज ने रोमा को साथ जीप में सवार होकर भाग निकली। और सैनिक अधिकारी का हुक्म मिलते ही जवानों ने बंदूक की गोलियां बरसाने लगे। परंतु शेरबाज चौपट चेक पोस्ट का बैरियर तोड़ते हुए जीप को गोलियों की इज्जत से वार ले गया। कैदियों को जीप सहित गोलियों की इज्जत से सुरक्षित निकलते देख 70 जवान लदी मिलिट्री जीप पे उसके पीछे दौड़ पड़ी। हमारा पीछा किया जाए शेरबाज, फिक्र मत करो, अब उनके आसानी से हाथ नहीं आएंगे। उधर मिलिट्री हेडक्वार्टर में कैप्टन बेकर जनरल बॉक्स को 4 लुटेरों की गिरफ्तारी की सूचना दे रहा था, और तभी फोन पर 2 कैदियों के फरार होने की खबर फोक्स आग उगला उठा। यूनिट कैंप में 2 कैदी भाग कर निकले हैं कैप्टन, वह आदमी और दूसरी औरत। उन दोनों के 4 कैदियों को में से जिसका जिक्र तुमने किया था। आश्चर्य है सर, यूनिट कैंप में किसी कैदी का भाग निकलना नामुमकिन है, निश्चित ही वे असाधारण लुटेरे होंगे। यू आर राइट। और मार्च, इससे पहले कि वे कैदी शहर में दाखिल हो, उन्हें गिरफ्तार करना जरूरी है। अगर हम यह जिम्मेदारी आपको सौंपते हैं। यस सर। और ब्रिगेडियर मार्च जनरल की आज्ञा लेकर कैप्टन बेकर के साथ खेमे से बाहर निकला। उन 2 कैदियों के बारे में मुझे कुछ बताओ। उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता सर। ओह, मार्च चुप हो गया। और आधे घंटे बाद ब्रिगेडियर मार्शल 10 कंपनी सशस्त्र जवानों की मिलिट्री की लोरियां शहर की तरफ बढ़ती जा रही थी। उधर उधर शेरबाज पूरी गति से जीप भगाया जा रहा था। अचानक एक दैत्यकार जानवर अपना रास्ता रोके देखकर उसका पैर पर एक पैर जम गया। ओ माय गॉड! लेकिन रोमा बिना भयभीत हुए उसका कैमरा संभाल लिया। आधुनिक युग में ऐसे जानवर का होना असंभव है, परंतु मेरा कैमरा सच्चाई साबित कर देगा। यह क्या बकवास है रोमा, जल्दी नीचे उतरो, 1 मिनट। और तभी उफ, भागो, पल भर की देरी मतलब मौत होगी। और इससे पहले ही किंग कंग के पंजे उन दोनों को शिकंजे में कस लेता रोमा शेरबाज रोमा को लिए जीप से कूद गया और लुढ़कता चला गया। और किंग कंग को अपने शिकार को बत्ती दे किंग कंग बुरी तरह जला उठा, और फिर जीप का कचूमर निकाल दिया। जीप की चिंता छोड़ो रोमा, जल्दी से भागो, चलो, हम
इसके नहीं बल्कि मिलिट्री फोर्स का पीछा भी छुड़ाना है। और दोनों पूरी शक्ति से दौड़ पड़े, भागो। लेकिन अगले ही पल किंग कांग उनसे पीछे दौड़ पड़ा। तभी फौजी जवानों के ने शेरबाज का पीछा करते हुए तभी फौजी जवानों ने जो कि शेरबाज का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच किंग कांग की गोलाबारी शुरू कर दी। फलस्वरूप किंग कंगार शेरबाज का पीछा छोड़ गोलियों की बौछार को चीरता हुआ भयानक भाव से सैनिकों की तरफ बढ़ गया। बाप रे, यह तो हमारे पीछे आ रहा है। और सिर दीपर लगा दृश्य नजर आया, भागो। उधर शेरबाज जब रोमा पूरी शक्ति से भागे जा रहे थे, अचानक बहुत से सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया। हैंड्स अप, तुम बचकर नहीं जा सकते। वही कहावत आसमान से गिरे खजूर पर अटके। ब्रिगेड यूरी मार्शल वहां पहुंचा। ओह मार्स, आखिर तुम मिल ही गए। अरे शेरबाज, तुम मेरे दोस्त। अगले ही पल दोनों मित्र एक दूसरे से बाहों में समा गई। यह क्या कर रहे हैं सर, यह क्या दिए है। ओह डोट, ओह यू सेटअप। वो शेरबाज मार्स की बाहों से अलग होते हुए शिकायत भरे शब्द में बोला, अच्छा स्वागत हुआ तुम्हारे देश में। हमारा यहाँ कदम रखते ही लुटेरे बना दिए गए हम। मुझे अफसोस है दोस्त, अचानक ही कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि यह भी भूल गया कि किसी समय तुम यहाँ पहुँचने वाले हो। मुझे माफ़ कर दो दोस्त। चलो माफ़ किया इसे मिले मिस्टर चलो माफ़ किया मेरी मित्र रोमा। फोटोग्राफी का शौक है इसे। बड़ी खुशी आपसे मिलकर मिस्टर डॉक्टर। मुझे भी। औपचारिकता के बाद शेरबाज ने एक बिना किसी भूमिका का प्रश्न किया, मार्च यह माजरा क्या है। शहर एकदम सुनसान पड़ा है। यह तुमने बाद में बताऊंगा, फिलहाल तुम मेरे साथ चलो। शेरबाज और रोमा मार्च के साथ हो लिए। और 15 मिनट बाद जब शेरबाज और मार्च के साथ उसी स्थान पर खड़े जहाँ किंग कांग को छोड़ गए थे, ओ गॉड, यह सब दैत्य का कारनामा है। लेकिन वह गया कहाँ, पता नहीं। अचानक ही प्रकट होता है और तबाही मचाकर अदृश्य हो जाता है। लेकिन वह कहाँ जाता है और कहाँ से चला आता है, यह तो हम नहीं जानते। पहली बार दानव वन में प्रवेश वन स्थल पर देखा गया था और फिर मार्च ने उसे विस्तार से सारी बातें बता दी। मार्च सब कुछ जानते हुए शेरबाज ने गहरी सोच में डूब गया। ऐसा लगता है जैसे किंग कांग को प्रकट और अदृश्य होने के पीछे कोई खतरनाक दिमाग काम कर रहा है। शायद इस शहर को अपने षड्यंत्र का अड्डा बना रखा है। क्या सोच रहे हो शेरबाज। सोच रहा हूँ कि शहर को खाली कराने के पीछे कहीं अपराधी कोई खतरनाक मकसद तो नहीं छिपा। वह कहीं चाहता तो नहीं मिलिट्री शहर में दाखिल हो, इसलिए उसने मेरा रास्ता रोकने के लिए किंग कांग को भेजा और सैनिकों की हत्या उसने इसलिए करवा दी कि ताकि उसका आतंक सैनिक शहर में घुसने से रोक सके। मुझे पूरा विश्वास है वह दैत्य कोई हार्ड मास का जानवर नहीं बल्कि रोबोट है जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी से कार्य करता है। बेशक तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं शेरबाज, तुम्हारे कारनामा की चर्चा बहुत सुन चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे इस विचार से सहमत नहीं हूँ कि क्योंकि शहर में बिजली पहले ही काट दी है असंभव, तो फिर एनर्जी तैयार करने के लिए उसका कोई और स्रोत होगा। और फिर मिस्टर मार्स ने शेरबाज की बात को माननी पड़ी, क्योंकि यह निश्चित ही कोई दैत्य का रोबोट ही है, वरना कोई जानवर इस तरह कहीं भी प्रकट और अदृश्य नहीं हो सकता। सिर्फ यही नहीं, दैत्य के तुम्हारे कथन अनुसार तो के गोलों का भी असर नहीं होता। शायद तुम ठीक कह रही हो शेरबाज, इस विषय में कोई गहराई से मैंने नहीं सोचा था। हमारी खुशकिस्मती है तुम इस मुसीबत के वक्त हमारे पास हो। मुझे तो और मेरे देश को तुम्हारी सहायता की बहुत जरूरत है मित्र। सच्चा दोस्त वही होता है जो आड़े वक्त में दोस्त के काम आता है। फिर मैं तो इंसान होने के नाते मेरा फर्ज भी है दोस्त। और फिर शेरबाज की सहमति पाते ही मार्च ने कैप्टन को लेकर और आवश्यक हिदायतें देख शेरबाज और रोमा के साथ जीप में बैठकर तुरंत ही रवाना हो गया। ये लुटेरे ब्रिगेड का दोस्त कैसे बन गए सर। सार्जेंट बेकार के सवालों का जवाब देना मेरी आदत नहीं है समझे। और ब्रिगेड ने मार्शल को ले जाकर रोमा सहित मिलिट्री हेडक्वार्टर में पहुंचा। तुम यहाँ क्यों आए हो मार्श,
तुम्हारे नॉर्थ कमान का कमांडर ली जनरल फोक्स को मिला। बहुत ही शेरबाज तुम्हार तुम्हें नॉर्थ कमान का कमांडर ले जनरल फोक्स से मिलाना बहुत ज़रूरी है शेरबाज, क्योंकि इनकी इजाज़त के बिना मैं तुम्हारा सहयोग नहीं ले सकता। और इन अगर इन्हें इजाज़त नहीं दी तो जनरल फोक्स कदापि यह नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपने देश और जनता को इतनी प्यारी जितनी मुझे। लेकिन शेरबाज और रोमा के बारे में मार्च को सब कुछ जानने के बाद और जनरल फोक्स के चेहरे पर नागवारी के बाहर गुजरे। ये लोग इस मामले में हमारी क्या मदद कर सकते हैं मिस्टर मार्च? बेहतर यही होगा इस मामले से अलग रखें। सर, मुझे पूरा विश्वास है शेरबाज दैत्य का आतंक से मुक्ति दिला सकता है, काफ़ी मदद कर सकता है। अगर आप इजाज़त नहीं देते तो मैं अपने आप को इस मामले से अलग नहीं रख सकता, क्योंकि इस बात पे मेरे दिमाग में एक बार खटक जाती है कि दिमाग से निकलने बिना चैन से नहीं बैठता। आप चाहें तो मेरी गंदी आदत समझ लीजिए। शेरबाज के शब्द सुनकर जनरल फोक्स को सोच कर बोले, ठीक है, तुम अगर इतने इरादे बुलंद हैं तो फिर रोकूंगा नहीं यंग मैन। और इससे पहले यह जानना चाहता हूँ तुम क्या करोगे? मैं सबसे पहले उस दैत्य को काबू में पाने की कोशिश करूँगा। जो दैत्य हमारे सैकड़ों जवानों के निकल गया उस में कैसे काबू पाओगे? यह मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन श्रीमान जल्दी आपको यह करिश्मा अपनी आंखों से देखोगे। लेकिन उस का मैं इंतज़ार करूँगा, लेकिन याद रखो अपनी मौत का खुद जिम्मेवार होगे। मैं आपकी बात ध्यान रखूँगा। और जनरल फोक्स से विदा लेने के पश्चात शेरबाज और रोमा को लेकर अपने घर के लिए रवाना होगा। जल्दी शेरबाज, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम दैत्य को काबू कैसे पाओगे। क्या तुम्हारे पास कोई क्या यह तुम्हारे लिए सचमुच संभव है शेरबाज? हाँ, बेशक हमारा सामना ऐसे हेलीकॉप्टर से हो रहा है जिसमें वापस मिल जाए। हाँ, बेशक हमारा सामान जो हेलीकॉप्टर में रह गया है हमें वापस मिल जाए। और वीरान बकारो शहर के मध्य में एक विशाल इमारत के तहखाने में डॉक्टर वुल्फ, जितनी जल्दी हो उसके एनर्जी एकत्रित करने पर पूरा काम कर लो, ताकि जरूरत पड़ने पर किंग कांग को कहीं भी जितनी देर तक चाहे रखा जा सके। जितनी एनर्जी एकत्रित करनी है 10 दिन का समय लगेगा मास्टर। 10 दिन का समय तो बहुत ज़्यादा है डॉक्टर। तुम नहीं जानते शेरबाज किंग कांग की असलियत की भनक मिल गई है। वह हमारे मिशन के लिए खतरनाक बड़ा साबित हो सकता है। उस मैं उसकी मैं उसकी बातें कर सुन चुका हूँ मिस्टर मास्टर। और काबू वह किंग कांग को काबू करना चाहता है, क्योंकि उसी मौके का फायदा उठाकर उसे ठिकाने लगा दिया जाए। गुड, तुमने खूब सोची डॉक्टर। न रहेगा मांस न बजेगी बांसुरी। तुम उसे ठिकाने लगाने की तैयारी करो कि मास्टर। उधर मार्च के निवास स्थान पर कुछ देर बाद शेरबाज अपने सामान के साथ साथ इलेक्ट्रिक गन भी मिल गई, और जो विशेष अवसरों पर प्रयोग कर मिलाने के लिए प्रोफेसर भंडारी ने उसे भेज दी थी। यह इलेक्ट्रिक गन है मार्च। इसकी किरणें देते रोबोट की मैग्नेट्स को कुछ समय के लिए पैरालाइज कर देगी। मैं दैत्य के निकट जाऊंगा और 100 गज की दूरी से खड़े होकर मेरा इशारा मिलने पर तुम दैत्य के सिर पर निशाना लेकर फायर कर दोगे। मैं शेरबाज, लेकिन फिर भी कहूँगा तुम उससे खतरा मोल लेने जा रहे हो। मुझे खतरों से खेलने की आदत है, डोंट वरी। और तभी ठहरो, मैं देखता हूँ। हेलो ब्रिगेडियर मार्शल सर, कैप्टन बेकर बोल रहा हूँ। दूसरी ओर से कुछ कहा गया और ध्यानपूर्वक सुनता रहा। पूरी बात सुनने के बाद शेरबाज बेकर की सूचना मिली है वह दैत्य शहर में उत्तरी सीमा पर देखा गया है। गुड, तुम कैप्टन बेकर के आदर्शों को आवश्यक तैयारी के साथ वहां पहुंचे, और मैं भी वहां पहुंच रहा हूं। ओके, और तुम यहीं रहो रोमा। तुम वहां जाकर क्या करोगी? मैं वो दैत्य रोबोट की फोटो लूंगी। यह रोमांचक दृश्य अपने कैमरे में उतारूंगी, दुनिया के सामने चित्र प्रस्तुत करूंगी। तुम्हारी बहादुरी जिंदा तस्वीर होंगी। ठीक है बाबा, तुम भी साथ चलो।
और मार्स को फ़ोन पर कैप्टन ने आवश्यक हिदायत देने, लेकिन रोमा शेरबाज को सोच रही थी लेकिन रोमा और शेरबाज सोच रहे थे, आज तक मेरे हाथों से बचकर नहीं जाएगा, मैं दुनिया को चौंका चौंका दूंगी। और कुछ ही देर बाद दूसरी सीमा पर कैप्टन बेकार के आदेश के अनुसार पूरे दल बल की तैयारियों के साथ पहुंच गया था। गुड कैप्टन, आपने बड़ी मुस्तैदी के साथ अपने काम को अंजाम दिया है। थैंक यू फॉर द कम्प्लीमेंट सर। और तभी भयानक गुर्राट के साथ आवाज़ सुन सबका ध्यान किंग कांग की तरफ आकर्षित हुआ। वह आ रहा है, दैत्य इसी तरफ आ रहा है, आने दो। अपने जवानों को कह दो कि कोई फायर न करे, आगे जाता हूँ, मालूम नहीं तुम्हें क्या करना है। शेरबाज, एक बार फिर सोच लो, मुझे बार बार सोचने की आदत नहीं है मास्टर, तुम सावधान रहना। कहने के साथ ही शेरबाज आगे बढ़ा। भगवान तुम्हारी रक्षा करे मित्र। और फिर शेरबाज किंग कांग के निकट पहुंचा। आओ शैतान की उपज में तुम्हारा आहार बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वो लेकिन किंग कांग शेरबाज को दबोचने के लिए झपटा। फायर। वो लेकिन किंग कांग से हमले से बचने के लिए शेरबाज का सिर एक पत्थर से टकराया और यूवी मास्टर उपलब्ध मुद्रा में खड़े देख रोमा झंझोड़ती चीखी, फायर मास्टर, फायर फायर मिस्टर मार्शल, शेरबाज की जान खतरे में है। और उधर सिर पर चोट लगी। चोट के कारण शेरबाज के मस्तिष्क कुछ क्षणों के लिए सुन पड़ गया और अपने सिर पर मंडरा रही मौत को एक बार की भूल सा गया। और उधर क्षण प्रतिक्षण किंग कांग का पैर शेरबाज के करीब आता जा रहा था। अब शेरबाज की बहुत बिल्कुल करीब आ चुकी थी। अमन का फरिश्ता दोस्तों।